Hello and welcome to another episode of All Moms Can Earn। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है। हमारे यहाँ जब एक न्यू मेहमान आता है, छोटा बच्चा आता है, तो एक बहुत ही वेलकम मूवमेंट रहता है हमारे यहाँ। और उसके बाद पूरे फैमिली की जो जिंदगी है वो उस बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आगे चल के वो अच्छे से सेटल हो जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को किसी तरह की शारीरिक या मानसिक कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ऐसे समय जो घर वाले हैं उनको ऐसा लगता है जैसे उनके ऊपर एक दुखों का पहाड़ ही चढ़ पड़ा हुआ है। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये हमको समझाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस बच्चे का भी हक है कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जिए और उसको ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल हम कैसे कर सके। और यहाँ पे रोल आता है एक काउंसलर का, और ऐसे काउंसलर्स कम ही मिलते हैं हमको। तो आज हमारे साथ एक ऐसे डेडिकेटेड काउंसलर है जिसने अपने एक लाइफ का मिशन बना लिया है कि जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं उनकी ट्रेनिंग करें। तो आइए मिलते हैं मिसेस किरण हीरानंदानी से। और इनका बायोडाटा वैसे मैंने पढ़ा है, पर मैं चाहूंगी कि ये खुद ही अपना एक इंट्रोडक्शन एंड इनकी लाइफ की जर्नी दें, क्योंकि इन्होंने मैंने देखा कि LLB किया था पर बाद में इनका पूरा जो टाइम था वो इन्होंने ये सब चीजें सीखने में लगाया है और अब परमानेंटली वो एक मेंटल वेलनेस कोच भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो वेलकम किरण, एंड प्लीज आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए और कैसे ये जर्नी शुरू हुई आपकी। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वार्म वेलकम और नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, आई एम किरण हीरानंदानी, अ मेंटल हेल्थ कोच एंड अ काउंसलर। यहाँ तक मैं कैसे पहुँची वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं मेरी जर्नी बताऊंगी कि बिफोर मैरिज मैंने BCom किया था, LLB किया था। और जब हम शादी करके आते हैं तो हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि हम ये करेंगे, आगे करियर करेंगे, अपना सब साथ में मिलके फैमिली है, हम बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि शादी की और बच्चा हो गया और बच्चे का बाद में हमको पता चला कि चाइल्ड इज़ नॉट नॉर्मल। तो आप सोचो कि जैसे मैम ने बोला कि पहाड़ टूट पड़ा, तो वैसे ही सच में हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा था जब हमको पता चला कि हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है। और उसको शी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर्स। मल्टीपल डिसऑर्डर यानी लो विजन, लो अंडरस्टैंडिंग, उसको दिखता भी कम है, समझ भी कम है, और दूसरे भी प्रॉब्लम्स थे जो अभी कवर अप हो गए हैं और काफ़ी हद तक अब वो नॉर्मल हो चुकी है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है। इट्स बीन 25 ईयर्स ऑफ माई मैरिज, मुझे 25 साल हो गए हैं शादी को, और अब हमने उसको ऐसे ट्रेन किया है कि एटलीस्ट वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए। और फिर सेकंड चाइल्ड जो है उसको हियरिंग का इशू था, उसके पीछे मेरा स्ट्रगल अलग था, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत हुई, स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल थेरेपिस्ट। लेकिन आज इतने सालों के बाद, आज 18 साल की हो गई है और शी इज़ लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड ओनली। सिर्फ हियरिंग एड्स पहनती है लेकिन बिल्कुल नॉर्मल है। तो मतलब जैसे जो अपन बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटीज या स्पेशल नीड्स जो हैं, तो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं उनमें? देखो, पहले तो ये स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन क्या होते हैं वो मैं टर्म बताऊंगी। स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन यानी जिनको स्पेशल सपोर्ट चाहिए होता है, स्पेशल अटेंशन चाहिए होता है, स्पेशल स्कूल चाहिए होता है, स्पेशल एजुकेशन चाहिए, स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए, और हर चीज़ उनको स्पेशल चाहिए, तभी तो उनको स्पेशल कहा गया है। और शायद भगवान ने मुझे कैपेबल समझा, मुझे स्पेशल समझा, तभी ये बच्चों को मेरे पास भेजा है। और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो है, रादर देन क्राइंग एंड क्रिबिंग ऑन दीज थिंग्स, व्हाई दिस हैपेंड विथ मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने वो ना सोचते हुए ये सोचा कि इसका सोल्यूशन क्या, अब जो दिया है भगवान ने मुझे ये चैलेंज, अब मुझे इस पर वर्क करना है। तो उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और उनके ऊपर वर्क किया। और जो स्पेशल चिल्ड्रन की जो कैटेगरी होती है वो डिफरेंट होती है। कोई फिजिकली डिसेबल्ड होता है, किसी को कोई मेंटली डिसेबल्ड होता है,
किसी को हियरिंग इश्यू होता है, किसी को विजन इम्पेयरमेंट होता है, तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की। तो ये अपने समाज में अपन अगर देखें तो कितना परसेंट है ऐसा जो अपने को बच्चे मिलेंगे इस तरह के? परसेंटेज भी कैटेगरी वाइज है, लेकिन Category wise है। हाँ, मैंने जो अभी इतने सालों में स्टडी देखा किया है। है तो WHO के हिसाब से मेरे को लगता है 10 to 15% मतलब काफी होगा। बड़ा Right। एक परसेंटेज है जो अपने को स्पेशल नीड्स वाले हाँ। बच्चे हैं। तो अगर अपन सोचे कि इन बच्चों को अपन ने ट्रेन करना है या कुछ, तो क्या इनके लिए कुछ अपने को स्पेशल पढ़ाई करनी पड़ती है? हाँ। उसकी समझ डेवलप करनी पड़ती है? हाँ, तो हम वो क्या parents रहता है, किस तरह का रहता है वो? राइट, तो हम पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि उस बच्चे को, अब जैसे बच्चा ब्लाइंड है तो ब्लाइंड को हमको कैसे सिखाना है, तो उसकी हमको ट्रेनिंग लेनी खुद पड़ती से ही है। अपने को पूरा सीखना हाँ। पड़ेगा। और बच्चा अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो हमको स्पेशल एजुकेटर्स, स्पीच थेरेपिस्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट थेरेपिस्ट, इन सब से हमको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है। अगर मल्टीपल डिसऑर्डर्स है, जिसको ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके लिए हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट लगते हैं, ताकि वो बच्चे का कॉग्निशन समझ सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके बिहेवियर इश्यूज भी बहुत होते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ना, इनको इनिशियली इनका ब्रेन इतना डिस्टर्ब होता है कि इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो कंटिन्यूस एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते हैं, वो सिर्फ घूमते रहते हैं, रेस्टलेस होते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन डिस्टर्ब है। लोगों को लगता है कि नहीं, ये क्यों ऐसा कर रहा है, हाइपर एक्टिव लोग बोलते हैं इतने उनको। हाइपर होते हैं, हाइपर एक्टिव, लेकिन वो बच्चा खुद मजबूर है, क्योंकि उसके ब्रेन में क्या चल रहा है उसको ही नहीं मालूम है। तो हमको बहुत समझना पड़ता है, बहुत मेडिकेशंस करनी पड़ती है, और बच्चों को एपिलेप्टिक अटैक्स भी आते हैं, जिनको तो उनके fits हर आते छोटी हैं। चीज के बारे में अपने को स्टडी करना पड़ेगा पहले, हर चीज कि हाँ। और जो ये पेरेंट्स है, जैसे आप जिनसे मिलती हैं, हाँ। तो जैसे अब आपको मैं देख रही हूँ, आपने काफी इससे एक्सेप्ट की हुई है चीजें। हाँ, तो अदरवाइज कैसा रहता है सोसाइटी में, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस कैसा है ऐसे बच्चों के लिए? एक्सेप्टेंस आता नहीं है, इट्स नॉट इजी टू एक्सेप्ट, नहीं क्योंकि आता है। बहुत हद तक मैंने देखा है कि पेरेंट्स एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं है। मैंने जो इतने सालों में देखा है, और क्योंकि मैं थेरेपी सेंटर्स जाती थी, मुंबई में जाती थी, और बहुत सारी जगह पे मैं घूमी हूँ डॉक्टर्स के यहाँ, तो उनमें ना वो एक्सेप्टेंस ही नहीं कि मेरा बच्चा ऐसा है कि स्पेशल नीड्स चाइल्ड है, और उसके अलग चीज लगने वाली कुछ ब्रेन उसको। की कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, ये चलेगा, ये बोलेगा, ये पढ़ेगा, तो वो पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका ब्रेन का लेवल ही नहीं है ना। तो वो हम लोग में पेरेंट्स, एज अ पेरेंट, हमें जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो वो उसके बहुत लिए difficult पेरेंट्स की भी रहेगा। काफी काउंसलिंग लगती होंगी कि वो एक्सेप्ट करें कि हाँ। ये लिमिट है, यहाँ तक हम अपने बच्चे को सिखा सकेंगे। राइट, उसका उसके उतना ही ऊपर- पोटेंशियल है, उसके लेकिन ऊपर। हम बोलेंगे कि नहीं, उसको एकेडमिकली फर्स्ट आना चाहिए, या उसने इतनी मार्क्स लाना चाहिए, नहीं कर सकते हम। एकेडमिकली अगर जिसको, देखो, जिसको ब्रेन का प्रॉब्लम है, ब्रेन डिसऑर्डर है, तो वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। एटलीस्ट वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाए, वही हमारे लिए तो बहुत अगर पेरेंट्स समझ जाए कि हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है और उसकी ये लिमिट है, हाँ। इस लिमिट तक हमने उसको अगर इंडिपेंडेंट बना दिया या कुछ कर पा रहा है, तो वो हमने अचीव कर लिया। Right। ये समझना बहुत ज्यादा उनकी जरूरी जो है। डेली एक्टिविटीज होती है ना, ADLs जिसको हम बोलते हैं, तो वो कर डेली ले वो। लिविंग एक्टिविटीज जो होती है, उनको हमको वो सिखाना होता है, वो कर क्योंकि लेना उस चाहिए, बच्चे को तो खाना भी नहीं आता है ना, तो हमको वो जीरो से सिखाना पड़ता है। नॉर्मल बच्चा देख के बहुत सीख लेता है, लेकिन जो एबनॉर्मल होता है, जो नॉर्मल नहीं है, जो हमारे लिए स्पेशल है, उसको नहीं मालूम कि कैसे खाते हैं, कैसा करते हैं, तो हमको उनको हर चीज के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है। पर ये करते आती है ट्रेनिंग। हाँ, ट्रेनिंग होती है, लेकिन हमको बस पेशेंस चाहिए, Patience क्योंकि उस होना। बच्चे को हमको एक बार नहीं 100 बार बोलना पड़ता है, 1000 बार बोलना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा सीखता है। मतलब गुस्सा नहीं होना चाहिए जो लोग ये ट्रेन कर रहे हैं, बहुत पेशेंस। पेशेंस एज अ पेरेंट, ऑल्सो एज अ थेरेपिस्ट, काउंसलर, हमको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। और समझो जैसे पेरेंट्स हैं, अगर उन्होंने कुछ हद तक ये एक्सेप्ट की हुई चीजें, तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ऐसे बच्चों को? जैसे अपन देखते हैं कि भाई वो एबनॉर्मल है, मत खेलो उसके संग, सोसाइटी ऐसा में जो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, नहीं बच्चों होता को। है। क्योंकि आप सोचो कि जो नॉर्मल बच्चे खेल रहे हैं और एक बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो वो क्यों खेलेंगे और वो क्यों इतनी मेहनत करेंगे उसको सिखाने में? तो एज अ पेरेंट हमको उसको सिखाना पड़ता है, हमको उसको इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो मेरा तो यही था कि मेरी बच्ची कैसी भी थी, मैं उसको हर जगह लेके जाती थी, वो पार्टीज हो, कुछ भी हो, बर्थडे पार्टीज हो, क्योंकि मुझे कुछ शर्म नहीं थी।
कि नहीं मुझे ऐसा क्यों हो गया, नहीं शर्म की तो मतलब बात नहीं होनी हाँ, चाहिए। लोगों को ये लगता है हाँ कि नहीं कि हम कैसे जाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि आप उसको कैसे लेके जाते हो, वो कैसे बिहेव करेगा, उसमें क्या है, कैसे बिहेव करेगा। तो वो तो हमको लेके जाना है, तभी तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी। हाँ, अगर अब सभी पेरेंट्स इस तरह से सोचे हाँ, तो सोसाइटी में भी शायद उस चीज का एक्सेप्टेंस आएगा। और बढ़ेगा अभी तो उसमें। हर जगह इनका इंक्लूजन हो गया है, स्कूल्स में, हर जगह पे कहीं पे भी जाओगे तो उनको इंक्लूसिव एजुकेशन है ही। यानी अगर 40 बच्चे हैं तो आपको इन बच्चों को भी लेना है। और जो ये बच्चे रहते हैं जो, तो उनमें कहीं ना कहीं एक कोई टैलेंट भी रहता है छुपा हुआ। हाँ, जैसे ड्राइंग है, म्यूजिक है, डांस, तो उसको कैसे अपन ने आइडेंटिफाई करना और उसमें ट्रेन करना, तो ये कैसे करते हैं? ये जैसे अभी मेरी जो बड़ी वाली बच्ची है जिसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स है, तो उसको कैसा था कि मुझे नहीं मालूम था कि उसको क्या, लेकिन उसका लिसनिंग बहुत अच्छा, बोलते हैं ना उनके सेंसेस जो होते हाँ, हैं कोई ना कोई सेंस बहुत हाँ, स्ट्रांग होता है। अगर एक भगवान वीक देता है तो दूसरा सेंस उसको बहुत स्ट्रांग देता है। तो वो मैंने देखा कि वो ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि आप जैसा उसको योगा कराओगे वो योगा कर लेती है, इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसा बोलोगे उल्टा पुल्टा हर तरफ के, तो ये उसमें मैंने देखा कि ये टैलेंट है हिडन। और जो दूसरी वाली है, शी इज अ वंडरफुल कोरियोग्राफर। अच्छा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ हर, लाइक उसको हियरिंग इश्यू है, उसको नहीं सुनाई दिया, उसने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स लिए हैं। 2 साल से वो बच्ची सोई नहीं, मेरे साथ थेरेपी क्लासेस भागती थी। आज वो शी इज अ वंडरफुल कोरियोग्राफर, दूसरों को डांस सिखाती है, स्कूल्स में जाती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स उसको बुलाते हैं कि आप आके डांस सिखाओ। तो ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यही क्या हिडन टैलेंट था, Yes. ये पोटेंशियल था और हमने उसको आगे बढ़ावा दिया उस चीज का। तो पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, सोसाइटी ने भी एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो उनकी लिमिट है वहां तक हमने नॉर्मल पे उनको ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो स्पेशली एबल्ड जो चिल्ड्रन है, वो भी, उनका भी हक है कि वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सके। तो ये तो बात अपन ने की अभी स्पेशली एबल्ड। और आप एक काउंसलर के रूप में भी काम करती हैं। हाँ, तो काफी स्कूल्स में मैंने देखा आपके इसमें कि आप स्कूल के काउंसलिंग टीम पे हैं, जो आई थिंक अभी कंपलसरी है हर स्कूल को कि काउंसलर उनके पास होना ही चाहिए। तो ये बच्चे क्या खुद से आते हैं या टीचर्स रेफर करते हैं आपके पास काउंसलिंग को? पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं ये काउंसलिंग में आई कैसे। मीन्स आप सोचो कि पहले मैंने पहली बच्ची के पीछे मेहनत की, फिर दूसरी चाइल्ड के पीछे मैंने किया, थेरेपीज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, यही था। तो मैंने अपना करियर का तो सोचा ही नहीं। लेकिन कोरोना जो बहुत ही दुखदायक पीरियड था, कभी कभी उसमें बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स, तो मेरे लिए उसमें एक बून पीरियड आया, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के बाहर जा नहीं सकती थी। तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन लिया। मैंने 3 साल, वो मेरे को जुनून चढ़ गया था पढ़ने का। एक कोर्स पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी किया, फिर CBT किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, देन रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ऐसे 4-4 महीने के ऐसे बहुत सारे कोर्सेज करती गई। सुबह को 5 बजे उठना, बच्चे उठे उससे पहले मेरी पढ़ाई हो जाए, मेरे क्लासेस हो जाए, इवनिंग में क्लासेस अटेंड करना, और घर पे ही बैठे थे तो मुझे पढ़ने का मौका मिल गया। तो ऐसे कोर्सेज करते करते आखिर डिप्लोमा भी कर लिया मैंने, उसमें इंटरनेशनली सर्टिफाइड हो गई। फिर मेरे मेंटर्स ने बोला कि लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ, आपका मिशन क्या है लाइफ में। तो मैंने उनको बोला कि मैं इतने सालों से NGO से कनेक्टेड हूँ, मैं रोटरी, इनर व्हील और इन सब से कनेक्टेड हूँ। तो मेरा एक ही मिशन था कि मैं ओल्ड एज होम, ऑर्फनेजेस तक कैसे पहुँचूँ और मैं लोगों को कैसे हेल्प करूँ। तो उन्होंने बोला कि बस अब तुमने इतना सब अचीव कर लिया है, नाउ स्टार्ट हेल्पिंग, बट स्टार्ट हेल्पिंग एंड बी अ प्रोफेशनल वे में आप वर्क करो। तो मैंने उनको बोला कि नहीं मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपके पास 25 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को बड़ा करने का, इन दोनों का, और क्या चाहिए। कि लोग सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज लेके आते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है। फिर मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने एक पुश दिया, जैसे आप अभी सबको पुश दे रहे हैं, वही अपना एम भी है। हाँ, कि आप सबको, सब लेडीज को पुश दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े, वैसे ही मेरे मेंटर्स ने मुझे पुश दिया कि कैसे आपको आगे बढ़ना है और इसको आपको कैसे लाइन अप करना है। धीरे धीरे मैंने काउंसलिंग स्टार्ट किया, घर पे स्टार्ट किया, फिर मुझे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जो भी सोशल क्लब्स हैं, सब में जाने का, मैं सेमिनार्स लीड करती हूँ सब जगह पे। फिर मुझे स्कूल से आया कि आप हमारे स्कूल में आके एज अ काउंसलर ज्वाइन करो।
तो मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है, घर पे आते हैं लोग काउंसलिंग के लिए, तो ऐसे मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। तो अभी ये भी है कि देखो, लोग बोलते हैं ना कि इस उम्र में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आई स्टार्टेड स्टडिंग एट द एज ऑफ 45। कोई भी एज कुछ सीखने के लिए शायद कोई भी एज नहीं होती। एज इज नॉट द बैरियर फॉर एनीथिंग। आप 60 साल के भी हो गए, 70 साल के भी हो नई गए, चीजें सीख तो सकते आप हैं, नया सीखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आखिरी दम तक पढ़ती ही रहूंगी। आई विल ऑलवेज बी अ लर्नर इन लाइफ। तो अभी तुम काफी साल से बच्चों के साथ काम कर रही हो, तो अगर अपन आज के घड़ी में देखें तो 10 साल पहले जो बच्चों के प्रॉब्लम्स थे और आज जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या कोई उसमें सिग्निफिकेंट फर्क आपको नजर आ रहा? बहुत, क्योंकि 10 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी जो है सोशल मीडिया है, एवरीथिंग इज ऑन द उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रही थी कि क्या फर्क पड़ा है बच्चों के एटीट्यूड्स में? बहुत, क्योंकि आप सोचो, एक तो बच्चों को इंसोम्निया हो रहा है, मोबाइल टीवी ये सब, मोबाइल की वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो कंटिन्यूस ये लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ये जो कंटिन्यूस आप लोग जो स्क्रोलिंग करते हैं ना, वो हमारा डोपामाइन तो रिलीज करता है, हमारा एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है जिससे हम बहुत खुश होते हैं कि नहीं ये वाला रील अच्छा लगा, तो बच्चा देखता है और एल्गोरिदम चेक कर रहा है कि इस बच्चे को कौन सा रील पसंद आ रहा है, तो ऐसे टाइप के ही रील्स भेजता रहता है। लेकिन कंटिन्यूस आप सोचो कि आपने मोबाइल लिया था 10 मिनट के लिए, लेकिन आप वो मोबाइल 3 घंटे के लिए आप लेके बैठे और वही देख रहे हो, रील्स कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, तो आपका ब्रेन कितना डिस्टर्ब हो रहा है, आपका ब्रेन कितना रेस्टलेस हो रहा है, उसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे। और जो नॉर्मल सोने का टाइम है कि जल्दी सो जल्दी, वो साइकिल तो इनकी शायद पूरी डिस्टर्ब हो गई कि लेट सो रहे हैं। हाँ, तो उससे भी हार्मोनल चेंजेस अपनी बॉडी में हो रहे हैं उनको। सोचो, हमारा डिसिप्लिन होता था 9 बजे सो जा रहा है, सो जाए, और अभी भी हम यही रेकमेंड करते हैं कि आप जब सोते हो तो 3 घंटे पहले आप मोबाइल मत देखो। लेकिन बच्चे 12 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, तो उनके ब्रेन में वही चल रहा है। आप सोचो कि जब वो सोते हैं ना, तो उनकी आंख भी पूरी बंद नहीं होती है, क्योंकि वो रेस्टलेस होते हैं, उनके ब्रेन में वही चलता है कि हमने क्या देखा है। और मेरे पास ऐसे काउंसलिंग के केसेस आते हैं कि जिनके अंदर डर भी रहता है, मीन्स कभी उनको हॉरर फिल्म देखी है तो वही उनके रात को दिमाग में रहती है, और कुछ ये मिस्ट्री वाली देख ली है, किडनैपिंग का देख लिया, तो उनको लगता है कि मुझे भी कोई। तो क्या इसके लिए कुछ अपन ने पेरेंट्स के साथ कुछ आप लोग रखते हैं काउंसलिंग सेशन, स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए? हाँ, या इस तरह का कुछ कर रहे हैं? अभी तो स्कूल में देखो, आई एम अ चाइल्ड काउंसलर, आई डू काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन, मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ। और पेरेंट्स का भी हमने अभी स्टार्ट किया है, पेरेंट्स अप्रोच करते हैं कि हमारे बच्चे का ये इश्यू है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। और जिस बच्चे का मुझे पता चलता है कि नहीं प्रॉब्लम है, तो मैं फिर फादर को बोलती हूँ कि आप इनके पेरेंट से उनकी काउंसलिंग होती है। और सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे से ज्यादा है ना, पेरेंट काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स अवेयर हो जाएं, अगर वो बच्चों के ऊपर वॉच रख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। देखो, बच्चा हमको मालूम है रूम में बैठा है, हम समझते हैं कि वो पढ़ाई कर रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है, वो जेई की तैयारी कर रहा है, लेकिन हमको नहीं मालूम कि वो रूम में क्या कर रहा है। तो जो भी पढ़ाई करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा बच्चा बहुत स्टूडियस है, लेकिन हमारा काम है एज अ पेरेंट उनके ऊपर वॉच रखना, क्योंकि अब कैसा है कि उनको बाहर नहीं जाना है, दुनिया उनके हाथ में है, वो सब हाथ में ही है, और वहीं से ही पता चलता है कि वो क्या करते हैं। कंटेंट पे भी कहीं ना कहीं कुछ वॉच रहना चाहिए, कंटेंट जो उसके ऊपर कि वो क्या देख रहे हैं। या अभी कई कंट्रीज में भी, ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया है सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिट करने का शायद ट्राई करना चाहिए कि इंडिया में भी ऐसा हो जाए। कुछ एक फिक्स टाइमिंग होने चाहिए हमारे मोबाइल देखने के, 9 के बाद उन्होंने सब बंद कर देना चाहिए। और कुछ ऐसा दिख रहा है कि अभी की वायलेंस के लिए या डिप्रेशन है, सुसाइडल, इनमें भी काफी इंक्रीज अपन काफी टीनेजर्स में भी देख रहे हैं, तो उसका क्या रीजन अभी दिखता है अपने को? आप देखो कि टीनेजर्स जो होते हैं, देयर इज अ हार्मोनल शिफ्ट, जो प्यूबर्टी स्टेज होता है ना, उसमें एक हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो पेरेंट्स को समझना चाहिए बच्चे को, क्योंकि बच्चा गुस्सा करेगा, एग्रेसिव होगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा, और वो अपनी चलाएगा और आपको बैक आंसर्स भी देगा। लेकिन उस टाइम पे हमको उनको समझना है।
जैसे हमको मेनोपॉजल स्टेज होता है। है। वो जो फेज होता है, तो Similar। हस्बैंड को कैसे बोला जाता है कि आप वाइफ का ध्यान रखो, इस टाइम पे वो चिड़चिड़े होंगे, हार्मोनल चेंजेस हो तो गए। वैसे ही हार्मोनल चेंजेस बच्चों में होते हैं। तो उस टाइम पे अगर 2-3 साल अगर आपने बच्चों को संभाल लिया तो वो प्रॉपरली ट्रैक पे आ जाते हैं। तो अभी मतलब मैंने देखा अभी काफी सोसाइटी में, तो ये जो इस तरह का काउंसलर्स जो लोग ट्रेंड हैं वो काफी कम मुझे दिखाई देते हैं। हाँ, तो जो हमारे अभी लोग देख रहे हैं ये सीरीज, तो क्या एडवाइस करेंगे आप, जो लेडीज हैं जिन्होंने कुछ एजुकेशन लिया है, जो इस टाइप का वर्क कर सकती हैं, तो क्या एडवाइस देंगे कि क्या उन्होंने सीखना चाहिए और इस फील्ड में आना चाहिए? जरूर आना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और अभी बढ़ेंगे ही। बढ़ेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया है और उसको आप नहीं रोक सकते हो, सिर्फ आप उस पर वॉच रख सकते हो, आप रोक नहीं सकते हो उसको। बच्चे को आप बांध के नहीं रख सकते हो कि नहीं देखना है, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और उसका हमको बताना है कि हमको उसको कैसे यूज करना है, कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज करना है, ना कि उसको हमको बोलना है कि नहीं बहुत रेस्ट्रिक्शंस डाल के, क्योंकि जब भी आप जिस चीज के लिए रोकोगे उनकी इच्छा और होगी करने की। तो इसलिए हमको भी सेंसिबल होना पड़ेगा। और आप जो बोल रहे थे कि बच्चों को आजकल एंजाइटी, डिप्रेशन, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग है ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी मैं हमेशा हर एक बच्चे को बोलती हूँ, पहले मैं उसको ये पूछती हूँ कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है? कितना टाइम करते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं, कि हम तो कहीं नहीं जा रहे। पहले हम कितना घूमते थे और कितना वॉक करते थे और कितनी एक्सरसाइजेस करते थे, बाहर जाके खेलते थे, लेकिन आजकल बच्चों को इंटरेस्ट साइकिल नहीं चलाना रहता है, सर के पास स्कूटी रहती है। तो वो या थोड़ा सा दूर जाना है तो उनको कुछ व्हीकल होना, ऐसा नहीं कि पैदल चल के चले जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को उनको ना फिजिकल एक्टिविटी में पुश करना चाहिए। डेली 1 hour फिजिकल एक्टिविटीज मस्ट टू कीप द चाइल्ड मेंटली एक्टिव। यस, फिजिकली एज वेल एज मेंटली यू विल बी हेल्दी। फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो मेंटली एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि आप सोचो कि जो उनकी एनर्जी सेव हो रही है वो कहाँ जा रही है? वो मोबाइल में जा रही है। तो हमको उनकी एनर्जी एक्सरसाइजेस में लगानी है कि कोई प्रोडक्टिव चीज में जाके करें। सीखना भी हो जाता है, हेल्दी भी रहेंगे और थकेंगे, जल्दी सोएंगे। ये तो थकते नहीं है, लेकिन ये ब्रेन थक रहा है। तो अभी सच में बहुत जरूरत है कि ये काउंसलिंग जो है उसके लिए लोग आगे आए। हाँ, और जो भी महिलाएं देख रही हैं, तो हम चाहेंगे कि वो जो भी मिनिमम उनके लिए कोर्सेज हैं वो करें। हाँ। और आगे आए और समाज में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ले लाने की कोशिश करें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल रही है। तो अगर इस तरह के लोग रहें जो बच्चों को समझाए, मे बी पेरेंट्स का नहीं सुन रहे हैं, शायद काउंसलर्स ने अगर बताया उन्हें समझ तो सुन के, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जो जनरेशंस आ रही हैं उनके ऊपर इतने खराब संस्कार आ रहे हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू, कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे काफी। तो अगर उस चीज को हमको सुधारना है तो आई थिंक और लेडीज ने भी सामने आना चाहिए। और इनका नंबर भी हम पिन करेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में, कभी कुछ लगे तो आप इनसे भी कंसल्ट करके इनको पूछ सकेंगी।